हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे पहले की मेरी वीडियो में इसी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन सॉल्व हैं और उसी वीडियो में 11.1 का इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन विद 5 क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। जो सर्कल है उसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर और उसी सर्कल में कॉर्ड है जो सबटेंड कर रही है। वो कॉर्ड सबटेंड कर रही है क्या, एंगल 60 डिग्री का। एक सर्कल है ये यहाँ पे बना हुआ है जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर और इसी सर्कल में एक कॉर्ड है ए बी जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सस्टेंड कर रही है। ठीक है, ये हो गया। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। ओके, तो सेगमेंट्स का जब एरिया हमको निकालना है यहाँ पे, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी कभी सेगमेंट का एरिया निकालते हैं तो सेक्टर का एरिया तो हमें फाइंड हो ही जाएगा, क्योंकि हमको एंगल भी पता है सेक्टर का और रेडियस भी पता है, तो ये सेक्टर का एरिया तो आ जाएगा। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको इस सेक्टर के एरिया से जो ट्रायंगल बन रहा है इस कॉर्ड और रेडियस के बीच में, इस ट्रायंगल का एरिया भी चाहिए होगा, है ना, क्योंकि इस पूरे सेक्टर से अगर ट्रायंगल का एरिया हम माइनस करेंगे तभी तो सेक्टर का एरिया आएगा। इस कॉर्ड के नीचे का जो हिस्सा है वो सेक्टर, देखिए आप देखिए ये यहाँ पे जो है शेडेड पार्ट है ये वाला, क्लियर है। इसका एरिया तब निकलेगा जब सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, तो सेक्टर का एरिया तो आ ही जाएगा। पहले ट्रायंगल के एरिया के लिए सेटअप करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। इन फिगर इस फिगर में जो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, मतलब ओ बी ए ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ओ ए बी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब हालांकि ये चीज़ यहाँ पे पूछी नहीं गई है, लेकिन ये हमको एरिया निकालने के लिए ऐसा सेटअप करना पड़ रहा है, तो इसीलिए ये करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें इसमें पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझ लेते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है और रेडियस दोनों इक्वल होती हैं, मतलब सारी रेडियस इक्वल होती है, तो ये दोनों रेडियस तो इक्वल होंगी। तो जब भी कभी किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हों और तीसरी साइड उनसे अलग हो तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा, और इस आइसोसेल्स ट्रायंगल के दोनों बेस एंगल इक्वल होते हैं, है ना, तो बेस एंगल हैं ये इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों को हम मान लेते हैं क्या, ओ ए बी प्लस, ध्यान से देखिएगा, ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए ये दोनों एंगल को ऐड किया और ये वाला एंगल प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। देखिए ध्यान से आप, इसको इसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करा दिया और किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स को सम कराएंगे तो 180 के इक्वल आता है। अब यहाँ पे जो ओ ए बी है और ओ बी ए है ये तो दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे ओ ए बी की जगह पे ओ ए बी ही रखेंगे और ओ बी ई की जगह पे ओ ए बी पुट कर देंगे इस वाली लाइन से, और ए ओ बी है 60 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दिया 2AB हो गया, और ये 60 उस साइड जाएगा तो 180 से सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है, एंगल ओ ए बी क्या होगा, 180 से 60 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 120 आएगा और ये 2 इधर डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 60। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, और यही एंगल तो ओ बी ए है, तो ये दोनों एंगल भी 60 आ गए। क्लियर है। अभी आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब भी कभी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम होते हैं तो वो कैसा ट्रायंगल होता है, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पे ये एंगल भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा, निकाल लेते हैं पहले ही। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही तो होता है। तो √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, साइड क्या है यहाँ पे 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई 15, √3 की इधर वैल्यू दी गई है,
√3 की वैल्यू इधर दी गई है, तो ये लास्ट में पुट करते हैं जाके। अभी जैसा है वैसा ही रखेंगे। क्या हो जाएगा ये 15 की मल्टीप्लाई 225 √3 अपॉन में 4। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, जो कि सेक्टर के एरिया से माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया आएगा, है ना। अभी इधर देखते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला आता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया होता है। थीटा क्या है? सेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर क्या है 15, आर स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, 6 जा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 3 से ये 15 आ जाएगा, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सॉल्व कर ली हैं। क्या आया यहाँ पे 11 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो क्या हो जाएगा 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई ये 15 और अपॉन में क्या बचेगा 7, ठीक है। अभी 7 से ना 15 डिवाइड होगा ना ही 55, क्या हो जाएगा 15 की मल्टीप्लाई 55 से करेंगे तो 15 5 जा 75 कैरी 7, तो 15 5 जा 75 एंड 7 82 अपॉन 7। ये आ गया, ये क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है अभी? तो अब निकालना क्या है हमको एरिया ऑफ सेगमेंट। दोनों सेगमेंट निकालने हैं, मतलब माइनर सेगमेंट ये नीचे वाला और इसके अलावा जो ऊपर का पूरा सेगमेंट बचेगा उसका भी एरिया निकालना है। तो यहाँ तक देख लीजिए आप लोग, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर का निकाल लिया। अब सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है तो आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो माइनर सेगमेंट का एरिया रहता है वो क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं ए इक्वल करके, इधर इक्वल लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल लिखेंगे या केवल ट्रायंगल लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है अभी निकाला था हम लोगों ने 825 अपॉन में 7, 825 अपॉन 7 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, ये था 225 √3 अपॉन 4। क्लियर है इतना? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। फिर उस एरिया के निकालने के बाद में मेजर सेगमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो 7 एंड 4 का जो एलसीएम आएगा वो 28 आएगा, और 7 4 जा 28 होता है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10 कैरी 1, 4 8 जा 32 1 33 माइनस ये 4 7 जा 28 हुआ तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 3 17 कैरी 1, 7 2 जा 14 14 1 15 √3। क्लियर है? ये हो गया। तो अब यहाँ पे √3 की वैल्यू को पुट करना है। 3300 माइनस 1575 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू क्या है 1.732, 1.732। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने पे जो भी आएगा उसको इससे डिवाइड करा देंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? देखिए इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई कराने का एक तरीका रहता है, एक सॉल्यूशन होता है जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इतनी सी जगह में हो जाएगा 1575 1732। पॉइंट को बाद में सेटअप करेंगे, क्या आएगा देखिए। 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 14 1 15, 3 5 जा 15 15 15 30 30 0 कैरी 3, फिर 2 5 जा 10 10 3 13, 7 5 जा 35 35 में 13 ऐड किया तो 48, 7 3 जा 21 48 में 21 ऐड किया तो 69 कैरी 6, फिर 2 1 जा 2 6 2 8 5 1 जा 5 8 5 13
3 5 जा 15, 15 एंड 13 28, 7 7 जा 49, 49 में 28 ऐड किया तो 79 माइनस 2 77, 77 कैरी हुआ 7। तो अब ये सारी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब इस वाली लाइन को छोड़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 एंड 7 जो कैरी आया था 7 3 10, फिर 7 1 जा 7, 10 7 17, 7 5 जा 35, 35 में 17 ऐड करेंगे तो 52 कैरी 5, फिर 7 1 जा 7, 7 5 12, 5 1 जा 5, 12 5 17 कैरी 1, 1 1 जा 1 और कैरी 1 तो ये 2 हो जाएगा, 2 ये आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अभी देखेंगे पॉइंट कहाँ पे लगा था, पॉइंट 3 डिजिट के पहले लगा था यहाँ पे, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। क्लियर है, समझ में आया? इस पर एक वीडियो अलग से दे दूंगा मैं, थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है अभी तो वीडियो बन नहीं पा रही इस पर। जब बन जाएगी तो मैं इस कैलकुलेशन पे एक वीडियो दे दूंगा जो आ जाती। इसको अगर फास्ट करेंगे, मैंने आप लोगों को करके दिखाया है, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं और जल्दी से कर लेंगे अपने माइंड में ही तो ये और जल्दी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आ गई, 2727.9 डिवाइडेड बाई 28, ये हो गया। ठीक है, अभी इसको सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ तो है ही नहीं, तो 0 है, 0 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 10 आ जाएगा, 10 से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना बचेगा, 1। क्लियर है, फिर आएगा पॉइंट। अब इधर आ गया 9, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, फिर 9 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7, इधर बचा 2, 2 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इधर से कैरी कराया तो ये हो गया 12, 12 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5, इधर बचा 2, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 अपॉन 28, इतना आया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आंसर आ गया, ये आया है अभी माइनर सेगमेंट का। ठीक है, अभी मेजर सेगमेंट का आंसर नहीं आया। अब यहां पर लिखेंगे मेजर सेगमेंट। देखिए ध्यान से, एक लॉजिक होता है, पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल में तो ये कॉर्ड है, इसके नीचे का हिस्सा माइनर सेगमेंट है। पूरा सर्कल एक सर्कल है, उस सर्कल से माइनर सेगमेंट हटा देंगे, जो बचेगा वो मेजर सेगमेंट होगा। तो अब यहाँ पे जो मेजर सेगमेंट का एरिया होगा वो माइनर सेगमेंट के डिवाइड, मतलब माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करा देंगे पूरे सर्कल के एरिया से। माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट करा दिया, जो बचा वो मेजर सेगमेंट हुआ। तो पूरे सर्कल के एरिया से मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस ये मेजर सेगमेंट, जो माइनर सेगमेंट का एरिया है वो सर्कल से सब्ट्रैक्ट कराएंगे। 572.1 अपॉन में रहेगा 28। क्लियर है, इधर पाई हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है इसकी 15, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस ये हो जाएगा 572.1 अपॉन में 28। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। फिलहाल इसका एलसीएम देखते हैं, 7 एंड 28 का एलसीएम हो जाएगा 28। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 22 5 होगा 110 कैरी 11, 22 2 जा 44, 11 55 कैरी 5, 22 2 जा 44 5 49, ये मल्टीप्लाई हो गई सीधी। एलसीएम ले लिया 28 हो गया। अब यहाँ पे 7 था, 7 4 जा 28 हुआ, तो ऊपर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी 28 था, यहाँ पे हो जाएगा 572.1। अब इसकी मल्टीप्लाई करा के जो भी आएगा उससे इसको सब्ट्रैक्ट कराना है और 28 से डिवाइड कराना है। जो हमारा सब्ट्रैक्शन आएगा उसको 28 से डिवाइड कराना है। ठीक है, कराएंगे, देखेंगे। 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 9 जा 36 to 38 कैरी 3, 4 4 जा 16 3 19 माइनस 572.1 अपॉन में 28 रहेगा। अब इधर देखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कराना है तो यहाँ पे आफ्टर पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, 0 है, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 10 कर लेंगे, 10 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आएगा 9.9। क्लियर है, अभी यहाँ पे आ गया 9, तो 9 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7, फिर 9 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, इधर 8 था, 8 से ही तो यहाँ पे बोरो लिया था, ये हो गया 7, 7 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये खत्म हो गया, 19 बचा पूरा, यहाँ पे 19 अपॉन में 28 आ गया। ठीक है,
अगर आपको इतना ही छोड़ना है तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, अगर इतना नहीं छोड़ना है तो इसको देखते हैं किससे ये डिवाइड हो रहा है। इसको डिवाइड कर लेंगे। पहले यहाँ पे लिख देते हैं 19227.9 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया किसका, मेजर सेगमेंट का। एक बार और आप ध्यान से देखिए, जब भी कभी माइनर और मेजर सेगमेंट पूछे या माइनर और मेजर सेक्टर पूछे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ अगर आ गई, अगर माइनर सेगमेंट हमारा आ गया है तो पूरे सर्कल से माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो मेजर सेगमेंट होगा। अगर इसी जगह पे सेक्टर होता तो पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कराते, जो बचता वो मेजर सेक्टर होता। ठीक है, तो एक निकालेंगे और दूसरे को निकालने के लिए पूरे सर्कल से पहले वाले को माइनस कर देंगे, दूसरा आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आया। पॉसिबिलिटी है कि आंसर मैच ना कर रहा हो, बट इसी तरह का आंसर आएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखेंगे, पढ़ते हैं पहले। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर और उस पर एक कॉर्ड जो है सबटेंड कर रही है एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। जो कॉर्ड ए बी है, देखिए सर्कल यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया है इसमें सर्कल, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। देखिए जो ए बी कॉर्ड है ये इस सेंटर पे 120 का एंगल सबटेंड कर रही है और उसकी रेडियस है 20। क्लियर है? लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, करके भी दिखाया था कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे, अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है हमको इस कॉर्ड के नीचे का हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, इसका एरिया हमको निकालना है अभी। तो मैंने आपको बताया पहले कि इस तरह के क्वेश्चंस में जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो सबसे पहले फाइंड करना होता है हमें, है ना, ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इन फिगर सॉल्यूशन में देखेंगे, लिखेंगे क्या, इन फिगर ड्रॉ। क्या ड्रॉ करेंगे, इतना तो गिवन ही है कि ये कॉर्ड है और ये एंगल सबटेंड कर रही है और ये रेडियस 12 है, इतना गिवन है। तो गिवन वाली चीज़ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बस करने के बाद में जो डायग्राम हमारा बनेगा उसमें ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ पी, इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, पी। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। जो ओ है वो ए बी पे परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला है कॉर्ड पे। आप सबको पता है कि ये परपेंडिकुलर जो पड़ता है सेंटर से कॉर्ड पे, वो सेंटर को, वो मतलब सेंटर से जो पड़ता है परपेंडिकुलर, वो इस कॉर्ड को हाफ कर देता है, मतलब बाइसेक्ट कर देता है। जो पॉइंट पी है ये ए बी को, ए बी का मिड पॉइंट है, जो ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हर कॉर्ड के लिए ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। कोई भी कॉर्ड हो, अगर उस कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ड्रॉ क्या किया हमने, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। तो यहाँ पे अब हमको जो ओ पी अगर निकालना है, सबसे पहले एंगल देखते हैं, ए और बी तो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ओ। ये ट्रायंगल है, इन तीनों एंगल्स को ऐड किया, क्या आ गया 180। ए और बी तो सेम है, इक्वल है, तो एंगल बी को भी ए ही मान लेते हैं क्योंकि इक्वल है, और एंगल ओ क्या है 120 है। अभी ट्रायंगल ये ले रहे हैं ओ ए बी, इसमें इज इक्वल टू 120, ये हो जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल टू 120, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा 60, तो एंगल ए यहाँ तक क्या आएगा 30। ठीक है, 2 डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, जो एंगल ए आया वो 30 आया, तो ये एंगल 30 हो गया और ये एंगल भी 30 हो गया। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमने अभी पढ़ा, पीछे 8th चैप्टर था, तो वहाँ पे अगर हमको ये वाली लाइन निकालनी है, ये वाली साइड ओ पी निकालनी है ना, तो क्या निकालेंगे हमको निकालना है यहाँ पे ए पी। देखेंगे ध्यान से, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कैसा, राइट ट्रायंगल है। और ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर अप्लाई करेंगे
क्या हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको परपेंडिकुलर और गिवन है हमारा हाइपोटेनस। तो साइन लगा देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे साइन 30। और इस डायग्राम को देखेंगे तो साइन 30 में क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ओपी, अपान में हाइपोटेनस क्या है 12, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू ओपी अपॉन 12। यहाँ से जो ओपी की लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2, 6 12, ओपी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए ये ओपी और ये हमारे किस काम का है, क्योंकि जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हमको हाइट चाहिए होगी, बेस इंटू हाइट करेंगे ना। तो यहाँ पे ये हाइट आ गई, परपेंडिकुलर ही ट्रायंगल की हाइट होती है। तो ये हाइट कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब हमको निकालना क्या है ये ए बी, क्योंकि बेस भी तो चाहिए, बेस ए पी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ए पी, ये 12 है ये 6 है, ये कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे चाहे आप पाइथागोरस लगा दीजिए या cos 30 कर लीजिए, है ना, cos 30 या tan 30 कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं tan 30, इसी वाले एंगल पे देखते हैं tan 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर अभी निकाला 6 और बेस हमको निकालना है तो ये हो जाएगा ए पी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 6 अपॉन ए पी। और यहाँ से ए पी क्या आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू 6√3, ए पी आ गया 6√3। तो ए बी क्या है ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी पी। और मैंने आपको बताया जब जो परपेंडिकुलर पड़ता है सेंटर से कॉर्ड पे वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी। तो यहाँ से ए बी निकल आएगा, ए पी क्या है 6√3 तो बी पी भी 6√3 होगा, ऐड करेंगे तो 12√3 हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी हमें सिर्फ साइड पता लगी है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे और हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर है। तो बस सेटअप करते हैं किस चीज़ का, एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है इधर देखेंगे 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है रेडियस है 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 2 आएगा तो 24, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। अपॉन में सिर्फ 7 रहेगा। जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी हमने सॉल्व कर लिए यहाँ पे। ओके दोबारा से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये कैमरे के नीचे छिप गया था। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी सॉल्व कर ली हैं। और यहाँ पे अब 22 की मल्टीप्लाई 48 से होगी और डिवाइड करेगा 7। तो देखेंगे क्या आता है 22 8 जा 22 8 जा क्या होगा 22 8 जा 2 8 जा 60 160 22 8 जा 176 कैरी 17 हो गया। फिर 22 4 जा 88 88 में 17 ऐड करेंगे तो आएगा 105 और डिवाइडेड बाई 7। चेक करेंगे क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 6 2 12, 105 से 12 को माइनस किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 93 और 93 7 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये इतना ही रहेगा। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस अभी निकाला, बेस क्या है देखेंगे ट्रायंगल का ए बी, और ए बी की वैल्यू है 12√3 मल्टीप्लाई हाइट क्या है इसकी ओपी, और ओपी की वैल्यू है 6। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 3 ज़ा 6 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 ज़ा 36√3, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे निकालेंगे क्या निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट
कैसे निकालेंगे, देखिए सेगमेंट का एरिया फार्मूला दोबारा से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करा देंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 1056/7 माइनस क्या करा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 36√3। ठीक है, हाँ आप देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कराएंगे तो हो जाएगा 1056 माइनस 7 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो 7 6 42 कैरी 4 7 3 21 21 4 25 ये हो गया एंड √3 अपॉन में 7 आ गया। ठीक है, अब √3 की वैल्यू यहाँ पे दी तो गई नहीं है, अगर दी गई होती तो मैं यहाँ पे पुट कर देता, यहाँ पे दी नहीं गई है तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर रखा रहने देंगे। क्लियर है, जैसा भी है वैसा रखा रहने देंगे कि यहाँ पे 7 तो कॉमन आ नहीं रहा, 14 भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो जैसा भी है वैसा रखा रहने देंगे। ये हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, अगर √3 की वैल्यू को पुट करना चाहते हैं तो आप पुट करके इसको निकाल सकते हैं, अगर पुट करना नहीं चाहते तो जैसा है वैसा आंसर आ जाएगा। इससे पहले एक क्वेश्चन में ऐसा आंसर आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसका डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखने लगा होगा। ठीक है, इसका डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ओके, जो एक हॉर्स है वो बांधा हुआ है एक कोने पे, वन कॉर्नर पे एक खूंटा लगाया हुआ है। पेग मतलब होता है खूंटा, मतलब एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा जिसको जमीन में जो है एक प्रकार से उसमें ज़मीन पे लगा देते हैं और उसमें बांध दिया जाता है रस्सी, उस रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, उसके एक कोने में, किसके कोने में, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, एक ग्रास फील्ड जो कि स्क्वायर शेप की है उसी के एक कोने में बंधा हुआ है। तो ध्यान रखिए जो रस्सी है वो रस्सी उस कोने से घोड़े के गर्दन तक जाएगी और घोड़ा उससे आगे तो जा नहीं पाएगा, है ना, उससे आगे तो घोड़ा जा नहीं पाएगा। तो उस स्क्वायर में जो कोने से रस्सी बंधी हुई है वो हो जाएगी हमारी रेडियस, है ना, उससे आगे घोड़ा जा नहीं पाएगा और उसी रस्सी से घूमता रहेगा तो वो रस्सी हो जाएगी। ठीक है, तो अब फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड, हाँ तो लॉन्ग रोप आर हमको दी गई है 5 मीटर लॉन्ग रोप, है ना, तो ये आर है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सीधा लिखेंगे रेडियस कितनी है 5 मीटर। क्लियर, फिर फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ध्यान से देखिए इसको डायग्राम को, तो अगर वो जो हॉर्स है जो घोड़ा है वो घास को खाना स्टार्ट करता है तो पहले तो उस स्क्वायर शेप के बेस वाले पार्ट पे, नीचे वाले पार्ट पे देखिए एक कॉर्नर जो बना हुआ है नीचे वाला कॉर्नर, उस कॉर्नर के किस हिस्से तक जाएगा वो 5 मीटर तक, क्योंकि उसकी रस्सी 5 मीटर की है, उससे आगे वो जा नहीं पाएगा। फिर वो उसी रस्सी को 5 मीटर की रेडियस से ही चलता चला जाएगा और दूसरी साइड तक जाएगा, वहाँ पर भी वो सिर्फ 5 मीटर तक ही घास खा सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे वो एक प्रकार का सेक्टर बन गया है। देखिए वो जो रेडियस है वो कितनी 5 सेंटीमीटर है और जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो स्क्वायर का एंगल हो जाएगा। स्क्वायर का जिस एंगल पे वो पेग लगा हुआ है वो एंगल कौन सा है 90 है, वो एंगल क्या है 90, जहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 90। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पे दो क्वेश्चन है। तो पहला क्या कह रहा है एरिया ऑफ दैट पार्ट इन फील्ड विच कैन द हॉर्स कैन ग्रेज, हाँ तो वो सिर्फ उतना हिस्सा खा पाएगा जितना एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ये फर्स्ट के लिए है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है यहाँ पे 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है इसकी, रेडियस है 5 मल्टीप्लाई 5, हाँ तो 5 360 ये हो जाएगा 9 4 जा, ये 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 से इसको कर देंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2,
जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कर ली हैं, अब बस इसका आंसर देखना बाकी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, नीचे सिर्फ 2 है, तो इधर बचा 11 5 ज़ा 55 और 55 5 ज़ा, इसको 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई 11 से कराएंगे तो 275 होगा। 275 अपॉन में इधर से 2 है, इधर से 7, 2 7 ज़ा 14, ये आ गया 14। एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया, इतना है। उस सेक्टर का जो एरिया है जहाँ पे घोड़ा अभी फ़िलहाल बंधा हुआ है 5 मीटर की रस्सी से, 5 मीटर की रोप से वो बंधा हुआ है, तो वो जितने एरिया में चल सकता है उसका एरिया है 275/14 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर है रस्सी, मीटर में दी गई है। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। कह रहा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वे 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। ओके, तो इसमें नो इशू, कोई थोड़ा सा जो है क्वेश्चन टफ नहीं है, बस उसने कहा है कि एरिया में कितना इंक्रीज होगा, जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा अगर रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया जाए, है ना। ये लिखा हुआ 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की जगह पे अगर वो 10 मीटर कर दी जाए तो जो ग्रेजिंग एरिया होगा वो कितना इंक्रीज होगा। ये नहीं पूछ रहा कितना एरिया होगा, वगैरह कितना इंक्रीज होगा। तो जो एरिया 10 मीटर पे निकलेगा उस एरिया से हम पहले वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो वहाँ पे इंक्रीजमेंट आ जाएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे ऐसे पार्टीशन डालेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे थीटा तो अभी भी 90 ही है, और बस आर जो है रेडियस वो कितनी हो गई है 10, है ना। और यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू को रख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर 10 हो गई तो 10 का स्क्वायर 100। फार्मूला एक बार लिखा हुआ है, इसी को यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360। वैसे फार्मूला ना लिखने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि हमको ये लाइन दोबारा करनी ही पड़ी। इसको किया तो 4 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 11 5 ज़ा 55, 0 अपॉन में ये 7 रह गया, ये आ गया। तो ये एरिया कब है, इतना मीटर स्क्वायर, ये एरिया तब है जब रेडियस मतलब उसकी रस्सी को 10 मीटर लॉन्ग कर दिया गया है, रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया गया है तब। अब इंक्रीज कितना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया कितना आएगा, तो जितना 10 मीटर पे आया है उतने से पहले वाला माइनस करा देंगे 275/14, बस आ जाएगा इंक्रीज इन एरिया। तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, और यहाँ 7 2 ज़ा 14 है तो 550 का डबल करेंगे तो 1100 आ जाएगा, माइनस 275, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करी नहीं थी किसी चीज़ से, किसी नंबर से। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, क्या हो जाएगा 1100 से 275 माइनस होगा तो क्या बचेगा, करा के देखेंगे। 10 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, यहाँ बचा 9, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, और इधर बचा 0 तो ये होगा 10, 10 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 825/14, ठीक है। इसको पॉइंट में निकाल लेते हैं या होल में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी मर्जी करे वैसा कर सकते हैं। 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 कहाँ तक जाएंगे, 14 6 ज़ा 84 होता है ना। तो 5 ज़ा जाएगा, 14 5 ज़ा 70, 12 बचा 20, 12 बचा 125 हो गया, 125 हो गया तो 12 9 ज़ा 126 होता है, तो 12 8 ज़ा चला जाएगा, 12 8 ज़ा 112 पॉइंट लगाएंगे। 125 था 112 तक चलेगा, 13 बचा पॉइंट लगाया 130 हो गया, 12 9 ज़ा, तो यहाँ पे 58.9, ये और भी आगे जा सकता है लेकिन हम यहीं पर निकाल के इसको छोड़ देंगे मीटर स्क्वायर पे, क्लियर है। तो इंक्रीज इन एरिया, इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये लगा हुआ है और फर्स्ट ये लगा हुआ है, देख लेंगे ध्यान से दोनों क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद में ये सॉल्यूशन देख लेंगे। पहला सॉल्यूशन ये निकला, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर थी, मतलब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप से वो हॉर्स बंधा हुआ था, तब एरिया इतना था जितने वो ग्रेज कर सकता था। फिर एरिया जब उसकी रेडियस
जो है 10 हो गई, जो रस्सी थी वो 10 मीटर लंबी हो गई, तो उसका एरिया इतना हो गया, और एरिया में जो बढ़ोतरी हुई, जो इंक्रीज़ हुआ, वो इतना हुआ। ठीक है, यहाँ से इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्या कह रहा है कि अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर। एक ब्रोच है जो बनाया गया है सिल्वर वायर से। ओके, एक मतलब छल्ला टाइप का, गोल गोल छल्ला, जैसे एक ये सर्कल बना दिया गया है और उसमें बीच में ऐसे करके धारियां लगाई गई हैं, उसको ब्रोच बोलते हैं। वो बनाया गया है सिल्वर वायर से, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो इसका जो डायमीटर है वो 35 mm है। फटाक से लिखेंगे, जो चीज़ गिवन है उसको जरूर लिखेंगे। डायमीटर क्या है, 35 mm, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, हाफ, 35/2 mm। बस अब आगे देखेंगे। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, ये कह रहा है कि जो वायर है वो इस सर्कल को बनाने में तो यूज ही हुई है, उसके अलावा इसके अंदर 5 डायमीटर्स भी ड्रॉ किए गए हैं। तो 5 डायमीटर देखिए कौन कौन से। एक डायमीटर ये ड्रॉ किया गया है जो कि नीचे तक गया, यहाँ तक। फिर दूसरा डायमीटर ये 1, ये 2 डायमीटर हो गए, 1 2। और थर्ड डायमीटर ये है इस तरह से। फोर्थ डायमीटर ये है, ये। और फिफ्थ डायमीटर ये है। तो इस पूरे सर्कल में देखिए 5 डायमीटर ही हैं, ज़्यादा नहीं है। कितने हैं, सिर्फ 5 डायमीटर हैं। और ये कितने सेक्टर में डिवाइड करते हैं इनको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं। 5 डायमीटर है, अभी आपको दिखाया 5 है, और वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं। ये आपको डायग्राम दिख जाएगा बुक में ही, लेकिन ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो 10 इक्वल पार्ट्स, जो पार्ट्स हैं वो सेक्टर हैं, हमको पता है ये सेक्टर ही तो है एक, ये दूसरा सेक्टर, तीसरा है, चौथा, ये पांचवा है। जिसकी रेडियस हमें पता है, एंगल नहीं पता है ना। अभी एंगल निकालेंगे, देखेंगे, हो सकता है दिया हो, नहीं दिया है। एज सोन, फाइंड क्या करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ओके, तो जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ मतलब ये पूरा लेंथ और 5 डायमीटर, टोटल लेंथ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमको आर पता है, लेंथ निकालने के लिए सिर्फ रेडियस ही चाहिए होती है। तो लेंथ क्या होगी, लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ वायर क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो ये सर्कल बनाया गया है उसी वायर से, और सर्कल की लेंथ फाइंड करने के लिए सर्कमफ्रेंस फाइंड करना पड़ता है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr हो गया, प्लस यहाँ पर तो वायर लगी ही है, उसके बाद में ये 5 डायमीटर भी बनाए गए हैं, तो 5 मल्टीप्लाई डायमीटर, डायमीटर को इस तरह से लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई डायमीटर। तो डायमीटर को भी वायर से ही बनाया गया है सिल्वर के, और 5 डायमीटर है तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये टोटल वायर यहाँ से आ जाएगी। फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी है 35/2, प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर क्या है 35। ये पूरी लेंथ mm में आएगी, है ना, क्योंकि रेडियस हमारी mm में है, मिलीमीटर में है। तो यहाँ तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 5 जा हो गया, 22 से 5 क्यों, जो भी पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे कर ली। 22 5 जा 110, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 35 से होगी, तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 जा 15 to 17। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 285 मिलीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो 5 डायमीटर भी इसी वायर से बन जाएंगे, और ये सर्कल भी इसी वायर से बन जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड क्या है, सेकंड कह रहा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो ब्रोच के हर सेक्टर का एरिया बताना है, मतलब किसी एक सेक्टर का बता देंगे, और इक्वल सेक्टर्स हैं तो सबका वही होगा। तो अब यहाँ पे हमको रेडियस तो पता ही है, एंगल नहीं पता है, लेकिन एंगल हमें पता करना पड़ेगा तभी तो बता पाएंगे। तो जो थीटा होगा वो क्या होगा, देखिए ये थीटा जब पूरा घूमेगा तो कितना होगा 360 होगा, 360। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे दिया भी हुआ है 10 इक्वल पार्ट्स, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो अगर एक ही पार्ट में सर्कल रहता तो वो 360 का
डिग्री का एरिया रहता। 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो 360 डिवाइडेड बाई 10 ये हो जाएगा। बस 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो थीटा आया हमारा, वो कितना आया 36 डिग्री। ठीक है, बस थीटा आ गया यहाँ पे। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि जितने पार्ट हों उतने से ही डिवाइड कराना है, उतने से ही डिवाइड कराना है, और पार्ट इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन हो। यहाँ पे दिया हुआ इक्वल पार्ट है, अगर दिया नहीं हुआ है तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना। जैसे कभी वॉच दे देगा, घड़ी, या कभी अम्ब्रेला दे देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो पार्ट्स बनेंगे, जो सेक्टर्स बनेंगे हमारे, वो हमेशा इक्वल बनेंगे, है ना। तो जितने पार्ट बने उतने से ही डिवाइड कराना है। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे। क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्या है 36 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, यहाँ पे आर है 35/2, तो 35/2 कितने टाइम लिखा जाएगा, 2 टाइम, है ना, 35/2 ये आ गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में जो आएगा उसको कर देंगे 7 5 जा 36 10 जा, है ना, 36 1 जा 36, ये वाला 0 आ जाएगा, 10 आ गया। अब 5 2 जा 10 और 2 से इसको करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2। देखिए जितनी भी पॉसिबिलिटी इतनी सारी सॉल्व कर ली गई हैं। अब यहाँ पे 11 की मल्टीप्लाई 35 से करानी है, करा देंगे। 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 3 जा 33 एंड 5 38 अपॉन 2 2 जा 4, ये आ गया। ठीक है, और इसको पॉइंट में कर लेते हैं। 4 9 जा 36, 2 बचा 25, तो 4 6 जा 24.1, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया तो 10 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 2 बचा 4 5 जा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी लेंथ मिलीमीटर में ही चल रही थी, इसीलिए जो आंसर आया हमारा वो मिलीमीटर में ही आया। ठीक है, क्लियर है। बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो चांदी का तार है, जो सिल्वर वायर है, वो इस सर्कल में भी है और डायमीटर में भी है। तो सर्कल की लेंथ निकालने के लिए हमको सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगाना पड़ा, और डायमीटर की लेंथ निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई करा ली, बस कितने डायमीटर थे उसकी, और दोनों को ऐड करा दिया तो ये लेंथ आ गई। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमको थीटा चाहिए था, तो हमने पहले डायग्राम को ध्यान से देखा, तो वहाँ पे 10 इक्वल पार्ट से 10 से डिवाइड कर दिया, 360 को एंगल आ गया। रेडियस हमको पहले से ही पता थी, बस फार्मूले में वैल्यू पुट की और आ गया। ठीक है, क्लियर। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं, और क्वेश्चन ये है हमारा। ओके, दोबारा देखेंगे ध्यान से। पहले यहाँ पे डायमीटर से रेडियस निकाली, रेडियस से फिर पहला क्वेश्चन लेंथ ऑफ वायर निकाला, फिर दूसरा क्वेश्चन ये एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल दिया। क्लियर है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है, हैज़ 8 रिब्स। रिब्स का मतलब होता है उसमें जो तीलियां लगी होती हैं वो। उस अम्ब्रेला में कितनी रिब्स हैं, 8 रिब्स हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड हैं, है ना। तो ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया हुआ था कि ये इक्वली दिया ही होता है, अगर नहीं दिया होता है तो हमको समझ जाना है कि वो इक्वल ही होते हैं। अम्ब्रेला या वॉच वगैरह में इस टाइप से कोई भी चीज़ दी हो तो। अब यहाँ पे इक्वल दिया गया है तो हमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल ही है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, जो अम्ब्रेला को है वो अम्ब्रेला जो हल्का सा झुका हुआ होता है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसको झुका हुआ मत मानो, बिल्कुल फ्लैट सर्कल मान लो। ठीक है, और उसकी जो 8 रिब्स हैं वो भी सीधी सीधी एज ए डायमीटर बन जाएंगी अगर हम फ्लैट सर्कल मानते हैं तो। फिर फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी गिवन है 45। तो सॉल्यूशन में जो हमको सबसे पहले गिवन है वो क्या है, आर है 45 सेंटीमीटर। और फिर फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन द 2 consecutive रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। 2 consecutive रिब्स, देखिए यहाँ पे ये अम्ब्रेला टाइप का बना हुआ है और 8 पार्ट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने आपको बताया था कि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, उसमें जितने पार्ट होंगे 360 को उतने से ही डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा। तो एंगल निकालना है, थीटा इक्वल टू क्या होगा, टोटल 360 होता है, पार्ट कितने हैं 8,
8 से डिवाइड करा देंगे, आ जाएगा 8 4 जा 32, 4 आ गया तो 40, 8 5 जा 40, थीटा क्या आ गया 45, है ना। हमको रेडियस भी पता है, थीटा भी पता है, बस एरिया निकाल देंगे। और बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, देखिए एक रिब तो ये है और एक रिब ये कंसेक्यूटिव रिब्स हैं और इन्हीं के बीच का एरिया, मतलब इस पार्ट का एरिया हमको निकालना है ना। चाहे इस पार्ट का निकाल लें या इस पार्ट का या इस पार्ट का, सारे पार्ट इक्वल हैं और दो कंसेक्यूटिव के बीच में निकालना है। क्लियर, तो बस निकाल देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और थीटा यहाँ पे क्या है 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, जो रेडियस है वो 45 मल्टीप्लाई 45। क्लियर है, ओके। देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 45 से डायरेक्ट काटेंगे, पहले 9 से काट लेते हैं। 9 5 जा और 9 4 जा, फिर 5 8 जा, ये आ गया। अभी इसको 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 4 जा 2 1 जा 2 1 जा। अभी यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटीज दिख रही थी वो कर ली। अब जो बचा हुआ है वो ये है 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, ऊपर से ये बचा और नीचे से क्या बचा, सिर्फ 4 और 7, 4 7 जा 28। ठीक है, ये आ गया। अभी इसकी मल्टीप्लाई करा के 28 से डिवाइड कराना है, कराएंगे मल्टीप्लाई। 45 और 45 की मल्टीप्लाई पहले कराएंगे, उसके बाद में 11 से उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 कैरी 2, तो 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, फिर 5 4 जा 20, 22 में 20 ऐड करेंगे तो 42, कैरी 4 4 4 जा 16, 4 20, ये आया। ये 45 का स्क्वायर भी होता है। और इसकी मल्टीप्लाई करानी है हमको 11 से अपॉन 28, फिर 11 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 11 से करा देते हैं। 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22 एंड 5 27 कैरी 2, 11 0 जा 0 0 2 2, 11 2 जा 22 अपॉन 28। ठीक है, अब इसको 28 से डायरेक्ट डिवाइड कराते हैं। ठीक है, फिर 28 1 जा 28। अब 28 का टेबल पढ़ना है, इसको ऐसे डिवाइड कराते हैं, जो आएगा अभी देखेंगे। ठीक है, ये देखिए 28 से इसको डिवाइड किया हुआ है, क्या आया 795.53, इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कैलकुलेट, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्या कह रहा है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार में 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे के ऊपर नहीं चलेंगे। ठीक है, ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो कार की विंड स्क्रीन है वो ये है इस तरह से, और यहाँ पर एक वाइपर लगा है, दूसरा वाइपर यहाँ पर लगा हुआ। तो ये वाला वाइपर जो है इस तरह से चलेगा, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक है, तो जितना लंबा ये ब्लेड होगा, जो इस ब्लेड की लेंथ होगी, उतनी दूर तो कवर कर पाएगा। तो यहाँ पर भी रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस है। तो लेंथ ऑफ ब्लेड इज अ रेडियस। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस हम नोट डाउन कर लेंगे 25 सेंटीमीटर। क्लियर, फिर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। यहाँ पर दोबारा से देखेंगे तो ये ब्लेड यहाँ तक अगर जाता है, इस तरह से स्वेप करता है, दूसरा बाकी एरिया इस तरह से वो दूसरा ब्लेड स्वेप करेगा ना, इस तरह से ये वाला ब्लेड ऐसे आएगा। तो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे सेंटर पे, कितना एंगल 115 गिवन है। तो हमको थीटा भी पता चल गया 115 है, एंड रेडियस भी हमको पता है 25 है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं, रेडियस भी है और एंगल भी है। फिर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दी 115 एंड 360 है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, तो आर है रेडियस 25 मल्टीप्लाई 25, ये हो गया। फिर इसको सॉल्व किया है इस तरह से, देखिए पहले इसको 5 से डिवाइड किया तो ये 72 हो गया, 23 हो गया। फिर इस 72 को 2 से डिवाइड किया और 22 को 2 से डिवाइड किया,
फिर उसके बाद में कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा था, जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी सॉल्व कर ली। फिर 23 एंड 11 की मल्टीप्लाई की तो 253 आया, एंड 25 की मल्टीप्लाई 625 आया। नीचे यहाँ से बचा 36 और इधर से बचा 7 ये। फिर 6 से इसको डिवाइड किया और 6 से ही इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आया नीचे 7 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 7, ऊपर से बचा 253 पूरा, और ये 104.1666 आता जाता है, इसीलिए 6 के ऊपर बार का साइन लगा दिया। तो इस 6 इन सारे 6 को हटा देंगे और इस 1 को 2 कर देंगे इस तरह से। फिर इसको 7 से डिवाइड करा दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 14.9। यहाँ पे 253 अभी भी बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 14.9 हो गया, और ये 6 इसको डिवाइड कर रहा है, इसके प्रोडक्ट को 6 डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट आया वो ये आया 3769.7, यहाँ पे किया हुआ है। फिर अपॉन में 6 था ही, डिवाइड कर रहा था, तो 6 से इसको डिवाइड करा दिया, क्या आ गया 628.28। ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ गया हमारा एक ब्लेड का। ठीक है, कितने का, एक ब्लेड का। और फाइंड क्या करना है, देखिए थ्रू एन एंगल ऑफ 115, यहाँ तक तुमने पढ़ लिया था। फिर आगे पढ़ेंगे फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अच्छा, ईच स्वीप मतलब एक बार स्वीप करने पे दोनों ब्लेड कितना एरिया क्लीन कर देंगे। ठीक है, एक बार अगर हमने जो है उस ब्लेड को स्वीप कराया कार के अंदर से, तो एक ब्लेड तो स्वीप नहीं होगा, दोनों स्वीप होंगे, तो एक बार स्वीप कराने पे कितना एरिया जाएगा, वो दोनों ब्लेड अलग अलग एरिया लेंगे ना, है ना। तो एक ब्लेड का एरिया हमने निकाल लिया है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोनों ब्लेड का आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया क्लीन्ड एट, यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। ईच स्वीप पे जो टोटल एरिया क्लीन होगा, एक ब्लेड से इतना एरिया क्लीन हो रहा है, ब्लेड कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 415, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 415, 2 6 जा 12, 1256.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया जो है टोटल क्लीन होगा। ध्यान रखना, ये जो एरिया हम निकालेंगे वो एक ब्लेड के लिए आएगा, सिंगल ब्लेड के लिए, और हमको फाइंड करना है 2 ब्लेड्स के लिए। ठीक है, तो एक ब्लेड का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे ये एक ब्लेड का आया है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करा के दोनों ब्लेड का निकाल लिया है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू वार्न शिप्स। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, किसी को चेतावनी देना। टू वार्न शिप्स, शिप्स को वार्न करने के लिए फॉर अंडर वाटर रॉक्स, मतलब पानी के अंदर रॉक्स पत्थर पड़े हुए हैं, उसकी चेतावनी देने के लिए। अ लाइट हाउस स्प्रेड्स, एक लाइट हाउस स्प्रेड कर रहा है अ रेड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। ओके, तो आप इस जो है डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, जो है हमारी लोकेशन उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक लाइट हाउस लगा हुआ है, और लाइट हाउस जब लाइट दे रहा है तो इस तरह से दे रहा है, ये ठीक है, ये और इस तरह से ये लाइट दे रहा है, और कह रहा है कि इतने एरिया में पत्थर पड़े हुए हैं, जो शिप है वो या तो इधर से घूम के जाए या इधर से घूम के जाए, इस एरिया में ना आए। ठीक है, उसके लिए वार्न कर रहा है ये रेड लाइट इस लाइट हाउस से। ठीक है, और इसका जो एंगल है, कितने एंगल पे स्प्रेड हो रही है, 80 डिग्री पे, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। और कहाँ तक जा रही है ये पूरी लाइट, 16.5 किलोमीटर तक। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 16.5 किलोमीटर, और जो एंगल है वो है 80। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो थीटा हमको दिया गया 80, और जो रेडियस है वो कितनी दी गई है, 16.5 किलोमीटर। क्लियर है इतनी बात, ओके। फिर पूछ क्या रहा है, फाइंड करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। इसका एरिया बताओ जिस एरिया पे शिप वार्न की जा रही हैं। ठीक है, तो बता देंगे, ये सेक्टर बन गया, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360। अब तक तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, थीटा की जगह पे आ जाएगा 80 अपॉन 360, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को यहाँ पे शायद दिया गया है, हाँ पाई की वैल्यू दी गई 3.14,
ये रखेंगे। और रेडियस क्या है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, इस तरह से ये आ गया। इसके बाद में अभी इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और 4 से सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। फिर 3 से इसको सॉल्व कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 5.5 टाइम। 3 5 ज़ा 15, 1 आएगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। क्लियर है। फिर 3 से ये हो जाएगा और ये भी 5.5 ही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों डिजिट सेम थे, 3 से ही डिवाइड हो रहे तो सेम आएगा। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर से बचा 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 और नीचे से कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे भी नहीं बचा और आगे तो था ही नहीं। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 5.5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, करके दिखाएंगे। 11 मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएगी 55 4 जा क्या होता है 55 4 जा 220 कैरी 22, 55 1 जा 55 एंड 22 ऐड करेंगे तो 77 कैरी 7, 55 3 जा 165, 7 ऐड करेंगे तो 172 आ जाएगा, 172। पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है, 1 डिजिट यहाँ से लेंगे, 2 3 डिजिट यहाँ से, मतलब 2 डिजिट यहाँ से 1 डिजिट यहाँ से, टोटल 3 हो गई तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा। फिर 11 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा 11 0 ज़ा 0, क्योंकि 0 जो है पॉइंट में काउंट करना पड़ेगा इसीलिए 0 की कराएंगे। 0 ज़ा 0, 11 7 ज़ा 77 कैरी 7, 11 2 ज़ा 22 एंड 7 29 कैरी 2, 11 7 ज़ा 77 2 79 कैरी 7, 11 1 ज़ा 11 7 18। ठीक है, पॉइंट 1 2 3 डिजिट के पहले तो 1 2 3 डिजिट के पहले यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 189.97, ये आ गया एरिया। और रेडियस हमारी किलोमीटर में दी गई थी तो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर है, तो इतना एरिया है जिसपे सिर्फ 1 हो रही है। ओके, दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन को। इसमें आपको थीटा निकालना, आर निकालना अब इजी हो गया है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस कैलकुलेशन आप लोग फास्ट कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है राउंड टेबल कवर, एक टेबल कवर है जो कि राउंड है, वो है 6 इक्वल पार्ट्स एट डिज़ाइन, इसमें 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिज़ाइंस। मतलब ये जो हमारे सेक्टर पे नहीं सेगमेंट पे बन रही है, ये डिज़ाइन की बात कर रहा है। ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग वहाँ से भी डिज़ाइन। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, जो रेडियस है इस सेंटर से लेके सर्कल तक की डिस्टेंस कितनी दे दी गई है 28 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे सबसे पहले क्या हमको मिला, रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर। क्लियर है, फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं वो कहाँ पे बन रही है, वो सेगमेंट पे बन रही है। एक सेक्टर ये है सेगमेंट, और हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है। और कितने सेगमेंट का एरिया निकालना है, 6 सेगमेंट्स का, और वो जो 6 सेगमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, तो एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस होना होता है उस एरिया को फाइंड किया जाता है। सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे ये पता करेंगे, तो यहाँ पे ये एंगल पहले फाइंड करेंगे, ये एंगल से फिर ये एंगल फाइंड करेंगे, ये एंगल फाइंड करेंगे, साइड तो हमको पता है। अब कैसे फाइंड करते हैं देखेंगे। कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट गिवन भी है, तो थीटा कितना होगा, थीटा पूरा देखेंगे, अगर पार्ट नहीं है, अगर इसका कोई भी पार्ट नहीं है तो पूरा 360 घूम जाएगा। 6 पार्ट हो गए तो 360 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा और कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाता है ना। तो थीटा कितना आ गया यहाँ पे 60 डिग्री। अब आप लोग ये जानते हैं कि जो ये वाला ट्रायंगल बनता है ये कैसा ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल होता है आइसोसेल्स। आइसोसेल्स मतलब ये वाली रेडियस या ये वाला ट्रायंगल, देखिए ये रेडियस और ये रेडियस दोनों साइड सेम है, ये वाली थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है ना,
तो अब अगर ये वाला एंगल 60 आ गया है तो अब इसके बेस एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे, है ना। जब दोनों एंगल इक्वल होंगे तो 180 से अगर हम 60 निकाल देंगे तो 120, इन दोनों का सम 120 आना चाहिए। और 120 दोनों एंगल इक्वल हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 60, तो ये भी एंगल 60 हो जाएगा और ये भी एंगल 60 हो जाएगा। इस कंडीशन में ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा इक्विलेटरल, ठीक है। तो ये साइड 28, ये साइड 28 और ये साइड भी 28 हो जाएगी, क्योंकि ये तो रेडियस ये 28 गिवन है, ये भी रेडियस है 28, और ये हमने निकाली है आइसोस से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी 28 हो जाएगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हमको पता है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विलेटरल है तो √3/4 और ये ए स्क्वायर, ए यहाँ पे साइड है, यहाँ पे लिख देंगे ए इज इक्वल टू साइड, ठीक है। तो √3 की वैल्यू यहाँ पे हाँ गिवन है 1.7/4 मल्टीप्लाई ए क्या है, साइड है, साइड क्या है इसकी, रेडियस ही है, तो रेडियस रखेंगे 28 मल्टीप्लाई 28। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 7 और 17 7 कितना होता है, 28 7 लिखेंगे पहले, क्योंकि अगर 17 7 कर देंगे तो टेबल बड़ा हो जाएगा और 28 से मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। 28 7 पहले लिखेंगे, 28 7 होगा 196, ठीक है। अब 17 इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आ जाएगा 3.2, ये हमने करा के रखी हुई है, आप लोग करा के देख सकते हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये, ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, जिस एरिया से ये माइनस करना है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई πr²। अब देखिए किस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है, इसी सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, इस पूरे सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सिर्फ सेगमेंट का एरिया बचेगा, उसी सेगमेंट का एरिया हमको पता करना है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप पाई की वैल्यू को 22/7 रखेंगे तो आंसर आपका थोड़ा सा डिफर आ जाएगा, हो सकता है 2 से 3 जो है डिजिट डिफर आ जाए, तो हालांकि गलत नहीं होगा, यहाँ पे हम 3.14 रखेंगे और मल्टीप्लाई आर क्या है, रेडियस 28 है, 28 मल्टीप्लाई 28, इसको सॉल्व करेंगे, 6 6 36 और 6 से डिवाइड कराएंगे, पहले 2 से करा लेते हैं, 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे करा लेंगे 14, ठीक है, 3 आ गया ये। अभी अपॉन में 3 हम रखते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर से देखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में क्या आएगा 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कैसे देखेंगे, 3 से पहले इसको डिवाइड कर ही देते हैं, पॉइंट में आएगा तो रख लेंगे, 3 से कराएंगे इसको डिवाइड तो 3 9 27, 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 3 3 9, ये 9.3 आता ही चला जाएगा, 3 के ऊपर लगा देते हैं बार, क्लियर है। फिर 14 की मल्टीप्लाई करा देते हैं 9.3 से, 3.14 यहीं पे रहेगा और 14 3 9.3 है, आगे के सारे 3 हटा देंगे, सिर्फ 3 रखेंगे तो 14 3 42 कैरी 4, पॉइंट लगाएंगे, 14 9 126 4 130, ये आ जाएगा 130.2 मल्टीप्लाई 3.14, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करा के देखते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए ये मैंने 9.3 लिख के छोड़ा था, 9.3 लिख के नहीं छोड़ना है वरना आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। 3 टाइम लिख देंगे, उसके बाद में बार लगाएंगे, मतलब ये 3 बार बार आते चले जाएंगे। फिर 14 की मल्टीप्लाई 9.333 से कराएंगे तो आ जाएगा 130.66, क्लियर है। आगे 2 भी आएगा लेकिन यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा। फिर 3.14 की मल्टीप्लाई 130.66 से कराएंगे तो आ जाएगा 410.29, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए
एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, ये था सेक्टर का एरिया और ये था सेगमेंट ट्रेंगल का एरिया। देखिए सेक्टर का एरिया ये आया और ट्रेंगल का एरिया ये आया, इन दोनों को आपस में माइनस कराएंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, 0 लगा लेते हैं, है ना। 9 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 पॉइंट, फिर 10 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7, इधर बचेगा 0, फिर 10 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7, यहाँ बचेगा 3, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0। तो ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। फिर टोटल एरिया ऑफ डिजाइन्स, इन डिजाइन का जो टोटल एरिया होगा, देखिए हमने तो एक डिजाइन का एरिया सिर्फ निकाला, तो टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 डिजाइन्स हैं, तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 77.09, यहाँ पर आ जाएगा टोटल एरिया। तो 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 0 जा 0 5 5 पॉइंट, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 1 जा 42 4 46, 462.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो कॉस्ट निकालनी है हमको, देखिए कॉस्ट निकालनी है ना, ये जितना हमने निकाला ये नहीं निकालना था, फाइंड क्या करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस, है ना। बट कॉस्ट निकालने के लिए हमको यहाँ तक आना जरूरी था, तो रेट क्या लग रहा है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन बन रही है। पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35। तो कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर ये है, फिर जो कॉस्ट फॉर 462.54 के लिए है 0.35 मल्टीप्लाई 462.54, ये इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा देखेंगे। मल्टीप्लाई 35 का टेबल आता है सबको, नहीं आता है तो देखेंगे 35 4 जा 140, कैरी 14, 35 5 जा 175, 175 में क्या ऐड करना है 12, क्या ऐड करना है 12, 35 4 जा 14 ऐड करना, 14 12 नहीं 14, हाँ 35 5 जा 175 में 14 ऐड करेंगे तो 189 हो जाएगा, कैरी 18, 35 2 जा 70 में 18 ऐड करेंगे तो 88, कैरी 8, फिर 35 6 जा 210, 210 में 8 ऐड करेंगे तो 218, 218 कैरी 21, 35 4 जा 140, 140 में 21 ऐड करेंगे तो 161, 161 यहाँ पर लिख देंगे 161। क्लियर है, इसकी मल्टीप्लाई करा दी। पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 डिजिट इधर से लेंगे और 1 2 डिजिट इधर से लेंगे, टोटल हो गई 4 डिजिट, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, इसको दोबारा ध्यान से देखेंगे 161.889 है ना। तो पॉइंट के आगे से 8 हटा के इसको 162 अप्रॉक्स कर देते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 162 रुपीज़, इतने रुपीज़ हो गए। ठीक है, तो इतनी कॉस्ट आएगी। जो है पॉसिबिलिटी है कि ये आंसर एग्जैक्ट मैच ना करे, लेकिन इसी के आसपास आएगा, 161.8 हो या 162 करके कुछ भी हो, तो इसी के आसपास आएगा। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो देखो जो कैलकुलेशंस है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम यहाँ पर 22/7 करके निकालेंगे तो हो सकता है ज़्यादा फर्क आ जाए, 3.14 से निकाला है तो कुछ और फर्क आया है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप 9.3 से निकालते तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता, अगर हम 333 आगे और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं। और आंसर में अगर एक आध यहाँ पे कॉस्ट पूछ रहा है तो एक आध रुपये का अगर आगे पीछे आ जाए आंसर तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ओके, अब ये 14 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और आई थिंक इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, इसके बाद में कोई एक्सरसाइज है ही नहीं, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। 14 क्वेश्चन कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे टिक करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल
P डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। ओके, जो एंगल दिया गया है वो डिग्री में दिया गया है, लेकिन डिग्री की वैल्यू क्या है? P। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो थीटा हमको मिला है वो क्या मिला है? P डिग्री पे। और जो रेडियस है वो है R। जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल R है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहता है? जो फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। जो हमारा ऑप्शन है पाई सब में आ रहा है, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है, बस सिर्फ इसमें थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा क्या है? पी आ गया अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर क्या है? आर की जगह पे कैपिटल आर आ जाएगा, आर स्क्वायर ये है। क्या ये आंसर यहाँ पे आ रहा है कहीं पे? नहीं, ये तो नहीं आ रहा है। 2 पाई आर आ रहा है पी अपॉन 360 के साथ में। ठीक है, नो इशू। क्या करते हैं हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 से ही डिवाइड करा देंगे। क्लियर है? 2 से मल्टीप्लाई कराई और 2 से ही डिवाइड करा दिया। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। फिर अब देखेंगे ये P है अपॉन 2 360 से मल्टीप्लाई करेगा तो 720 हो जाएगा। अभी ऊपर वाला ये 2 बचा हुआ है, ये यहाँ पाई आर स्क्वायर में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला 2 यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और नीचे वाले 2 ने 360 से मल्टीप्लाई करा दी। तो अब देखिए ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ऑप्शन डी क्या है? P अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर P अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, इस 2 से इसको काटेंगे वापस वही हो जाएगा P अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, जो ये लिखा हुआ है ना। हमें ऑप्शन लाने के लिए ऐसा करना पड़ा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने नहीं दिखाया था, देख लीजिए ध्यान से। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके बाद में सबसे पहले हमने रेडियस और थीटा को कैलकुलेट किया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया पहले ही, क्योंकि हमें पता लग गया था कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है। फिर उसका एरिया √3/4 से निकाला। फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, हमको थीटा भी पता था, आर भी पता था, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि जो डिजाइन बनी थी वो सेगमेंट पे ही थी, तो इसीलिए सेगमेंट का एरिया निकालना जरूरी था, तो ये आ गया एक सेगमेंट का एरिया। यहाँ पर 6 डिजाइन बनी हुई, तो 6 से मल्टीप्लाई करा के टोटल सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, टोटल डिजाइन का एरिया। फिर कॉस्ट निकालनी थी कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने रुपए में बन रहा है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपए में बनेगा, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये इतने रुपीज़ में आंसर आ गया है। ठीक है, ओके। इस एक्सरसाइज में लगने वाले हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मैच करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर मैंने इस वीडियो में इतने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 6 से लेके 14 तक, हाँ 6 से लेके 14 तक लगभग 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने, तो ज़रूरी नहीं है कि इन सब का आंसर एग्जैक्ट मैच कर जाए। ऐसा इसलिए होता है कि पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 रखेंगे तो कोई दूसरा आंसर आएगा, और 3.14 रखेंगे तो दूसरा आंसर आएगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क आता है। आफ्टर पॉइंट थोड़ा सा आ जाएगा, या हो सकता है अगर हम कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करते हैं, 2-3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो फ़र्क जो है थोड़ा सा हमारा वंस या डिजिट पे आता है, 10th डिजिट पे नहीं आता है, वंस डिजिट तक इफेक्ट डालता है। क्लियर है? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन गलत नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन लगभग सारे जो है एग्जैक्ट आंसर वाले ही हैं। एग्जैक्ट कुछ फ्रैक्शन में दिए होंगे तो उनको डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा, या कुछ पॉइंट में दिए गए होंगे उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वही आ जाएगा। सारे क्वेश्चन उसी तरीके से हैं। ठीक है, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।